विश्व युद्ध आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। क्या दुनिया के सबसे बड़े चौधरी का दौर अब ढलने लगा है, या फिर ये महाशक्ति अपनी ही चालों में फंसकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? एक तरफ से टेक्नोलॉजी की डींगी हाँकने वाला अमेरिका $109 मिलियन के अपने F-35 फाइटर जेट को आसमान से सीधे राख का ढेर बनाते देख रहा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में आग में घी डालने की अपनी पुरानी आदत के तहत ईरान की ऊर्जा ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलने का ड्रामा रच रहा है। ये पूरी कहानी दरअसल वॉशिंगटन के उस दोहरे रवैये की है, जहां एक तरफ उसकी अपनी सैन्य रीढ़ की हड्डी चरमरा रही है और दूसरी तरफ वो दुनिया भर में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए नए युद्ध के शंखनाद कर रहा है। जब घर में या घर से ही आसमान में गिरे खजूर में अटके वाली नौबत आ जाए और करोड़ों डॉलर का सबसे घातक फाइटर जेट सेना डुएगा, तो बेस पर आग लगने का और गोला बारूद बनकर सुहा हो जाए, तब भी डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टोली का अहंकार चिराग तले अंधेरा साबित करने हुए ईरान को सबक सिखाने की धमकियां दे रहे हैं। आज का ये पूरा घटनाक्रम अमेरिका की इसी गिरती शाख, खिसकती जमीन और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जंग के मैदान में रचे जा रहे नए खूनी खेल का एक जलता हुआ आईना है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंभू सुपर पावर अपने ही बुने हुए जाल में फंसने लगे, तो उसकी हताशा का मंजर कैसा दिखता है? आज का अमेरिका ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ उसके सबसे महंगे और कथित तौर पर अजय समझने वाले हथियार खिलौनों की तरह जमीन पर गिरकर जल रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो दुनिया में अपनी धाक बचाए रखने के लिए मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का तमाशा खड़ा करने पर तुला है। वॉशिंगटन का यह नया ड्रामा किसी कॉमेडी से कम नहीं है, जहां अपनी फटी हुई जेब और टूटते सैन्य हार्डवेयर को छुपाने के लिए वो ईरान के एनर्जी सेक्टर को फूकने की शेखी बगाड़ता है। इसे कहते हैं घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। अपनी सैन्य नाकामियों और तकनीकी खामियों पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका अब इजराइल का हाथ थामकर पूरे मिडिल ईस्ट के तेल के कुओं में आग लगाने की साजिश रच रहा है। अमेरिका का ये तथाकथित सबसे शक्तिशाली और 5वीं पीढ़ी का यानी 5th जनरेशन का F-35B फाइटर जेट, जिसकी शेखी बगाड़ते हुए वॉशिंगटन पूरी दुनिया के सामने अपने से सीना चौड़ा करता फिरता था, सैन डियागो के मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मिरामार में किसी कबाड़ की तरह आग का गोला बनकर जमीन पर आ गिरा है। $109 बिलियन। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि इतने पैसों में कोई छोटे से देश का सालाना बजट चल जाता है। लेकिन अमेरिका मरीन कॉर्प्स की ये उड़ती हुई तिजोरी कुछ ही सेकंडों में राख के ढेर में तब्दील हो गई। वॉशिंगटन इस जेट को दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर बताकर मित्र देशों को अरबों में बेचता है, पर सच्चाई ये है कि जब खुद इस्तेमाल करने की बारी आती है तो ये ऊंची दुकान फीका पकवान साबित होता है। मरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप 11 की तीसरी एयरक्राफ्ट विंग का ये विमान जैसे ही आसमान से गिरा, एयरबेस के ऊपर धुएं का ऐसा काला गुब्बारा उठा कि मीलों दूर तक फैला अमेरिकी घमंड उस धुएं में साफ तैरता हुआ नजर आ रहा है। इस हादसे के बाद अमेरिकी अधिकारियों के जो पेट में ऐसा मरोड़ पैदा हुआ है कि आनन फानन में उसने क्लास ए दुर्घटना घोषित कर दिया। मतलब अमेरिकी सेना का वो आधिकारिक ठप्पा जो कभी सबसे गंभीर, भयावह और शर्मनाक तबाही की श्रेणी में दर्शाता था, पायलट ने तो खैर एन वक्त पर एग्जिट बटन दबाकर अपनी जान बचा ली और जान बची तो लाखों पाए के तर्ज पर अस्पताल में भर्ती हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अपनी महाशक्ति की उस इज्जत को जो जमीन पर फॉर्म के छिड़काव के नीचे सुलग रही। एयरपोर्ट की एयरक्राफ्टिंग टीम जब जलती हुई घास और F-35 के जलते हुए मलबे पर सफेद झाग डाल रही थी, तो मानो वो अमेरिका के उस खोखली टेक्नोलॉजी पर ही पानी फेर रही थी जिसका ढाल वो दिन रात पूरी दुनिया में पीटता रहता है। अब अमेरिकी सेना के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था कि आखिर ये करोड़ों डॉलर का जेट खुद ब खुद आग की लपटों में क्यों तब्दील हो गया और वो हमेशा की तरह लीपापोती करने में जुट गए। लेकिन जरा ठहरिए,
F-35 का ये कोई पहला तमाशा नहीं है। अमेरिकी फाइटर जेट्स के इस आसमान से सीधे खेत में उतरना अब एक रूटीन बन चुका है। इतिहास गवाह है कि अभी बीते साल 30 जुलाई 2025 को भी कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन के लेमूर के पास अमेरिकी नेवी का F-35C वर्जन इसके का किसान के खेत में ऐसा गिरा जैसे कोई कटकर गिरती हुई पतंग। 5वीं पीढ़ी NFF जनरेशन की शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग जैसी भारी भरकम शब्दावली से सजे इन विमानों की असलियत यह है कि ये दुश्मन के रडार से भले ही बच लें लेकिन अपनी खुद की तकनीक खामियों से नहीं बच पाते। अमेरिका जिस जेट को पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी का सबसे बड़ा हथियार बनाकर पेश करता है, वही जेट आज उसके अपने ही घर में एक एक कर ऐसे राख हो रहे हैं जैसे वो साबित करना चाह रहे हो कि वो काफ़ी है कि वॉशिंगटन का सैन्य साम्राज्य अब अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। जब अपने ही घर में आग लगी हो और हथियार धूल चाट रही हो तो अमेरिका जैसी साम्राज्यवादी ताकतों का सबसे पसंदीदा शगल होता है दूसरों के घर में डाका डालना या फिर किसी एक नए युद्ध का ऐलान कर देना। सैन डियागो में जेट राख होना कोई छोटी बात नहीं है कि वॉशिंगटन के बंद कमरों से ईरान के ऊर्जा ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा हमले की खबर लीक होने लगी। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नई नवेली कैबिनेट के कैप डेविड की ठंडी हवाओं के बीच बैठकर ये तय किया गया कि ईरान के तेल और गैस के ठिकानों को कैसे बारूद से उड़ाया जा सके। ये अमेरिका की पुरानी फितरत है कि जब भी उसकी अपनी धरती पर कोई नाकामी हाथ लगती है तो वह मिडिल ईस्ट में बम गिराकर अपनी जनता और दुनिया का ध्यान भटकाने में काम करता है ताकि लोग उसके $109 मिलियन के मलबे को भूलकर व्हाइट हाउस की नई आक्रामक नीति का तमाशा देखने लगे। व्हाइट हाउस के गलियारों में बैठकर ट्रंप साहब सबसे बड़े हमले का नक्शा बन रहे हैं। वो उनकी उस सनक को दर्शाता है जिसे दुनिया बार बार देख चुकी है। अब एक न्यूज़ के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इस सप्ताहांत का ऐसा तांडव मचाने वाले हैं जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाए। लेकिन मजाकिया बात यह है कि ट्रंप का ये प्लान सोमवार को फाइनेंशियल मार्केट में खुलने से पहले खत्म हो चुका है। मानो ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना होकर शेयर बाजार की कोई इंट्रेड ट्रेनिंग हो। ट्रंप साहब सोचते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और निर्दोषों की जिंदगियां उनके बिजनेस मॉडल पर चलेंगी, जहां शुक्रवार को बम गिराओगे और सोमवार को वॉल स्ट्रीट पर मुनाफा कमाओगे। यही है अमेरिकी साम्राज्यवाद का असली नाच और क्रूर चेहरा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो खुद को अपने देश में राजनीतिक और सैन्य संकटों से घिरा हुआ और सप्ताह के बड़े चाव से वाशिंगटन पहुंचे थे और व्हाइट हाउस में ट्रंप से बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी के तर्ज पर ये दोनों नेता मिलकर पूरी दुनिया को युद्ध की भट्टी में झोंकने की खिचड़ी पका रहे हैं। जुलाई से ये युद्ध विराम की धज्जियां उड़ाई थी। उसके बाद से अमेरिका अकेले ही ईरान पर छिटपुट हमले कर रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा है कि अकेले दाल नहीं गलने वाली, तो उसने इजराइल को दोबारा जंग में मैदान में घसीटने का मास्टर प्लान बना लिया। अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि अकेले ईरान से भिड़ने से उसके पसीने छूट जाएंगे, इसलिए वो इजराइल को आगे करके खुद पीछे से रिमोट कंट्रोल के तबाही का खेल खेलता है। मगर इस पूरे नाटक में जो सबसे बड़ा मजाक और विरोधाभास देखने को मिलता है वो है इजरायली अधिकारियों और दोहरा रवैया और उनके गोलमाल बयान। एक तरफ जहां अमेरिकी मीडिया गाजे बाजे के साथ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को फूंकने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ एक इजरायली अधिकारी एक न्यूज़ के सामने आकर खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें तो किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की भनक तक नहीं है। इसे कहते हैं बगल में छुरी और मुंह में राम राम। इजराइल बखूबी जानता है कि अगर उसने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हाथ डाला तो तेहरान की मिसाइलें तेल अवीव के आसमान को काला कर देंगी। इसीलिए वो दुनिया के सामने मासूम बनने का नाटक कर रहा है, जबकि पर्दे के पीछे ट्रंप के साथ मिलकर बारूद की बोरियां चला रहा है। कैप डेविड ने ट्रंप की इस युद्ध पीसू कैबिनेट मीटिंग का नजारा भी इसी सर्कस से कम नहीं था, जहां खुद व्हाइट हाउस के कई समझदार सहयोगियों ने इस हमले का कड़ा विरोध किया। अमेरिकी प्रशासन ने मौजूद कुछ वरिष्ठ सलाहकारों ने ट्रंप को आगाह किया कि कोशिश की कि ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला करने की ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि इससे वैश्विक तेल बाजार में ऐसा भूचाल आएगा जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही निगल जाएगा। लेकिन ट्रंप साहब तो ठहरे अपनी
ही धुन में रहने वाले नेता। उन्हें सलाहकारों की बात समझ नहीं आती है। उन्होंने अपने से चिर प्रतिचित दबंग अंदाज में फरमान सुना दिया कि हम उन पर बहुत जोरदार हमले करेंगे, यहाँ तक कि किसी ना किसी मोड़ पर घुटनों पर आकर कहेंगे कि हम अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ट्रंप का वो अति आत्मविश्वास है जो अक्सर अमेरिका को नई तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जो देश अपने फाइटर जेट्स को उड़ाते समय हवा में संभाल नहीं पा रहा, जिसके पायलट अपने एयरबेस पर 109 मिलियन डॉलर के मलबे पर उतर रहे हैं, वो देश ईरान जैसी क्षेत्रीय महाशक्ति को घुटनों पर लाने का दावा कर रहा है। ट्रंप का ये बयान कि वो कहेंगे और अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, असल में अमेरिकी बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका ये भूल रहा है कि ईरान कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है जिसे वो अपने विमान वाहक पोतों में डरा देगा। ईरान के पास भी वो ताकत की आकार है कि अगर उसके तेल के कुओं में आग लगी तो पूरा मिडिल ईस्ट सुलग उठेगा और अमेरिका के जो जेट वहां उड़ेंगे उनका हश्र भी सैन डिएगो वाले F-35 जैसा होने वाला है। F-35B की उस लैंडिंग का नज़ारा फिर से याद कीजिए जिसे अमेरिका वर्टिकल लैंडिंग का शाहकार बताता है। ये जेट बिना लंबे रनवे के सीधे नीचे उतर सकता है और सीधे ऊपर उड़ सकता है, लेकिन सैन डिएगो में ईरान जो वर्टिकल क्रैश किया है उसने मैरीन क्रॉप्स की इज्जत को सीधे हॉरिजॉन्टल करके जमीन पर लटा दिया है। 109 मिलियन डॉलर के इस सुपर एडवांस खिलौने में इतने सेंसर टेक्नोलॉजी ठूसी गई थी कि दावा किया जाता था कि ये जेट खुद अपनी मरम्मत की जरूरत बता सकता है। लेकिन लगता है इस बार जेट ने गिरने से पहले अपने सेंसर से अमेरिका को यही संदेश दिया होगा कि तुम्हारी सैन्य नीतियां और तुम्हारे टेक्नोलॉजी दोनों अब ओवरहीट हो चुके हैं। बदतर या बेहतर ये होगा कि जमीन पर आ जाओ, नहीं तो इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका के सैन्य विफलता पर अगर कोई मुहावरा सटीक बैठता है तो वो है 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली। पूरी दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकारों का मसीहा बनने का ढोंग करने वाला घर में ही अपनी सैन्य शाख नहीं बचा पाता तो वो ईरान जैसे देश पर बमबारी करके अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। सैन डिएगो के एयरबेस पर उठी आग के लपटों ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन का पेंटागन का अब अंदर से कितना जर्जर हो चुका है। अरबों डॉलर के रक्षा बजट का डिंडोरा पीटने वाली अमेरिकी सेना अब उस कबाड़ खाने में तब्दील हो रही है जहां हथियार कम चलते हैं और गिरते ज्यादा है। लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे हुक्मरानों ने अकड़ अभी भी आसमान छू रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो वित्तीय बाजार खुलने से पहले ईरान के ऊर्जा ढांचे को तबाह कर देंगे उनकी उस कारोबारी मानसिकता का हिस्सा है जिसे अमेरिका की आज इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप सोचते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और युद्ध किसी भी रियल एस्टेट की डील की तरह है जहां सप्ताहांत पर किसी इमारत को गिराओ और सोमवार को ये नया टावर खड़ा करो। लेकिन ईरान का एनर्जी सेक्टर केवल कुछ पाइपलाइन नहीं, वो पूरे मध्य पूर्व की जमीनी रेखा है। अगर वहां एक भी बम गिरा तो कच्चे तेल की कीमतें उस आसमान को छुएंगी जहां अमेरिका का F-35 भी नहीं उड़ सकता और इसका खामियाजा खुद अमेरिका की जनता को पेट्रोल पंपों और अपनी जेब से ढीली करके भुगताना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी टांग अड़ाई है तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन विनाशकाल विपरीत बुद्धि के तर्ज पर अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेने को तैयार नहीं है अमेरिका। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक और इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिका ने हर जगह तबाही के बीज बोए और आखिरकार दुम दबाकर भागना पड़ा। अब ईरान के साथ नया मोर्चा खोलकर ट्रंप साहब अपनी विपक्षी या वापसी का डिंडोरा पीटना चाहते हैं। लेकिन सैन डिएगो में जलता F-35 इस बात का साक्षात प्रमाण है कि अमेरिकी सेना की तैयारी किस स्तर पर है। जो देश अपने ही एयरबेस की घास को जलने को रोकने से घंटों फॉर्म छिड़कता रहा, वो ईरान के विशाल ऊर्जा ढांचे को आग में कैसे तब्दील करेगा। ईरान का ये मरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप 11 जो खुद को दुनिया का सबसे खतरनाक और मुस्तैद दस्ता मानता है, आज अपने ही साथियों के सामने शर्मनाक है। उनकी नाक के नीचे उनका सबसे कीमती फाइटर जेट जलकर राख हो गया और वो सिर्फ लाचार होकर धुएं का गुब्बारा देखते रह गए।
इस घटना में अमेरिकी वायुसेना और मरीन कॉर्प्स ने इस मिथ को तोड़ दिया कि जिसमें कहा जाता था कि उनके पास हर स्थिति में निपटने का बैकअप प्लान होता है। हकीकत यह है कि जब तकनीकी खराब आती है या मानवीय चूक होती है तो $109 मिलियन की ये उड़ती हुई गाड़ियां किसी बेकार डिब्बे से ज्यादा और कुछ साबित नहीं होती। और यही सच्चाई आज वाशिंगटन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। उधर इजराइल की स्थिति धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का जैसी हो गई है। नेतन्याहू वाशिंगटन जाकर ट्रंप से बंद कमरों में गले तो मिल रहे हैं, लेकिन अब धरातल पर सेना भेजने के बाद बात ही है तो उनके साथ हाथ पांव फूलने लगते हैं। जुलाई के बाद से जब से सीज फायर टूटा है, इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान पर बड़े हमलों से दूरी बना रखी है, क्योंकि वो जानता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का स्वाद कैसा होता है। अब अमेरिका के उकसावे में आकर अगर इजराइल दोबारा इस आग में कूदता है तो वो उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ बयानों का नहीं बल्कि ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तरह तबाही का होने वाला है। कैंप डेविड की उस मीटिंग का तमाशा भी देखिए, जहां ट्रंप के अपने अधिकारी उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हुजूर ये कदम अमेरिका के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। लेकिन ट्रंप साहब की तानाशाही फितरत के आगे किसकी चलती है। उन्होंने अपने सलाहकारों की एक ना सुनी और वही फरमान जारी कर दिया जो उनकी जिद को पोषित करता है। ट्रंप का यह रवैया दिखाता है कि वो अमेरिकी हितों से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत छवि और अपने राजनीतिक एजेंडे को तवज्जो दे रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि $109 मिलियन का जेट जेल जल गया, ईरान पर हमले से दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। उन्होंने तो बस मंडे मॉर्निंग की हेडलाइंस पर अपना नाम चाहिए भैया। सैन डियागो का वो मंजर जिसमें F-35B का जला हुआ ढांचा फॉर्म के नीचे दबा पड़ा है, असल में अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व पर संकेतक दफन है। ये जेट केवल एक मशीन नहीं था, ये अमेरिकी मर्चेंट नेवी, मरीन कॉर्प्स और वो ब्रांड एम्बेसडर था जिसके दम पर अमेरिका दुनिया भर में अपनी हथियारों की बिक्री करता था। अब जब संभवित ग्राहक देश देखेंगे कि ये सुपर जेट्स अपने ही देश में बिना मौसम बरसात की तरह जमीन पर गिरकर जल गया, तो कौन बेवकूफ होगा जो $109 मिलियन लुटाकर इस उड़ती हुई आफत को अपने आप में खरीदेगा। वॉशिंगटन के लिए ये सिर्फ एक जेट का नुकसान नहीं है, बल्कि उसकी अरबों डॉलर की डिफेंस इंडस्ट्री पर लगा एक भी कभी न मिटने वाला कलंक है। क्या अमेरिका को सचमुच लगता है कि वो ईरान पर हमला करके वो अपनी इस नाकामी को छुपा लेगा? वो सोच रहा है कि ईरान के तेल ठिकानों को तबाह करके वो पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर अपना एकाधिकार जमा लेगा और अपने इस गिरती शाख को दोबारा चमका लेगा। लेकिन ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों को, धमकियां का सामना करा है। अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के रिफाइनरियों और तेल के कुओं पर बम बरसा है तो फारस की खाड़ी से गुजरने वाला एक तेल का टैंकर खतरे में पड़ जाएगा। और अब अमेरिका या ट्रंप साहब को समझ आएगा कि जंग शुरू करना आसान है पर उसे खत्म करना उसके लिए बस की बात नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी मीडिया की भूमिका किसी भाट से कम नहीं रही, जो अपने राजा की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठी बहादुरी के किस्से करता है। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक F-35 के क्रैश को क्लास ए दुर्घटना की तकनीकी शब्दावली में लपेटकर ऐसे पेश किया जा रहा है मानो ये मामूली बात हो। लेकिन जब ईरान पर हमले की बात आती है तो वो वही मीडिया ढोल नगाड़े बजाकर ट्रंप के मास्टर प्लान का गुणगान करने लगती है। ये मीडिया सर्कस अमेरिका के इस बीमारी मानसिकता को दर्शाता है, जहां अपनी गलतियों पर आत्मचिंतन करने के बजाय दूसरों को डराकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने का घिनौना प्रयास है। सैन डियागो में जब सुबह के 10 बजे वो F-35 क्रैश हुआ तो वो सिर्फ एक जेट का गिरना नहीं बल्कि अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, सुरक्षा मानकों की पोल खुलना था। क्या अमेरिका के पास अब इतने ही योग्य इंजीनियर नहीं बचे जो अपने सबसे कीमती जेट की सही समय पर ओवर हीलिंग करवा सके? या फिर मान लिया जाए कि हथियारों की होड़ में अमेरिका ने इतनी हड़बड़ी मचा दी कि वो घटिया और तकनीक खामियों से भरे जेट्स को ही अपने पायलटों को सौंप रहा है। पायलट की किस्मत अच्छी ही थी कि वो समय रहते कट्टर से बाहर कूद गया, वरना $109 मिलियन की इस राख के साथ एक अमेरिकी सैनिक की जान भी वॉशिंगटन के इस अहंकार की बलि चढ़ जाती। ट्रंप साहब को ये रणनीतिक फैसला असल में किसी आने बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। चुनाव जीतने और सत्ता में आने के बाद से वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके आते ही अमेरिका फिर से सबसे खूंखार और ताकतवर बन गया।
लेकिन हकीकत ये है कि उनके कार्यकाल में अमेरिकी सैन्य शाख का जो कबाड़ा हुआ वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक के बाद एक F-35 जेट्स का खेतों और एयरबेस पर क्रैश होना और फिर ईरान जैसे देश को गीदड़ भभके देना, ये दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन के पास ना तो कोई ठोस विदेशी नीति है और ना ही अपनी सेना को सही सलामत रखने की कोई क्षमता। अगर अमेरिका और इजराइल इस सप्ताहांत ईरान के ऊर्जा ढांचे पर सचमुच हमला कर देते हैं तो उसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतें अचानक आसमान छुएंगी, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों को लेकर खुद अमेरिका और यूरोप के आम नागरिकों की जेब पर भारी डाका पड़ेगा। ट्रंप साहब का ये सोचना कि फाइनेंशियल मार्केट खुलने से पहले सब निपटा लेंगे, उनकी चरम बेवकूफ़ी को उजागर करता है। बाजार कोई कंप्यूटर गेम तो है नहीं जिसे रीसेट बटन दबाकर चालू कर दिया जाए। जंग की चिंगारी पूरे वैश्विक बाजार को दावानल में बदलने के लिए काफ़ी है और इसका श्रेय पूरी तरह से अमेरिका के इस नासमझ नेतृत्व को जाएगा ही। इजराइल के लिए भी ये समय सतर्क होने का है, लेकिन लगता है कि नेतन्याहू पर विनाश का भूत सवार है। अमेरिकी बैसाखियों के सहारे ईरान से भिड़ने की जो योजना वह बना रहे हैं वो खुद इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। अगर ईरान के पलटवार करते इजराइल के ऊर्जा ठिकानों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया तो अमेरिका का कोई भी F-35 उन्हें बचाने नहीं आएगा। वैसे भी F-35 खुद सैन डियागो में कबाड़ बन रहे हैं, वो इजराइल की रक्षा क्यों करेंगे भैया? नेतन्याहू को ये समझ लेना चाहिए कि ट्रंप की अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं और वो इजराइल को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद कड़वा सच यही है कि इन सब में पिसती है केवल आम जनता। एक तरफ अमेरिकी करदाताओं का $109 मिलियन का टैक्स का पैसा हवा में राख बनकर उड़ जाता है और वॉशिंगटन के हुक्मरानों को इसका कोई मलाल नहीं है। दूसरी तरफ जब ये नेता अपनी सनक में किसी देश को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम गिराते हैं तो वहां से आम नागरिक अंधेरे और गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। अमेरिका का ये युद्ध मांद कोई रक्षात्मक नीति नहीं बल्कि ये सैन्य औद्योगिक परिसर यानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की भूख मिटाने का नंगा नाच है जो केवल तबाही और हथियारों की बिक्री से फैलता फूलता है। सैन डियागो एयरबेस पर जो आग की लपटें उठी थी वो अब बुझ चुकी हैं क्योंकि वहाँ जमा हुआ झाग भी सूख गया होगा। लेकिन जो सवाल इस हादसे से खड़े हुए वो अमेरिकी पेंटागन को लंबे समय तक डराते रहेंगे। क्या अमेरिका अब अपनी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी को संभालने में असमर्थ हो चुका है? क्या 5वीं पीढ़ी के इन जेट्स का प्रोजेक्ट अमेरिका का सबसे बड़ा सफेद हाथी साबित हो चुका है? इन सवालों के जवाब देने के बजाय वॉशिंगटन के नेता ईरान का हमला का नक्शा लेकर बैठे, मानो किसी दूसरे देश को तबाह करने से उनके अपने जेट्स की तकनीकी खामियां अपने आप ठीक हो जाए। ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में जब जोरदार हमले की बात कही जा रही थी तो मानो वो किसी हॉलीवुड फिल्म का संवाद बोल रही हैं। किसी ना किसी मोड़ पर वो कहेंगे अब हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जुमला असल में ट्रंप को खुद अपने शीशे के सामने खड़े होकर पूछना चाहिए। दुनिया अब अमेरिका की इस गुंडागर्दी दादागिरी और बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अपनी ही गलतियों से बर्बाद हो रहा देश जब दूसरों के घरों में आग लगाने की धमकियां देता है तो पूरी दुनिया को समझ आ चुका है कि महाशक्तियों का जो अंत है वो अब नज़दीक है। ईरान का ऊर्जा ढांचा केवल तेल के कुएं नहीं बल्कि वो उस देश की संप्रभुता का प्रतीक है। अगर अमेरिका और तेल अवीव मिलकर यानी इजराइल मिलकर इस संप्रभुता पर हमला करते हैं तो वो एक ऐसे जिन को बोतल से बाहर निकाल देंगे जिससे बंद करना किसी के बस की बात नहीं है। अमेरिका ये भूल रहा है कि आज उस दौर में 1990 का नहीं जबकि वो किसी भी देश पर बम गिराकर सुरक्षित अपने घर लौट सकता है। आज मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन तकनीक ने युद्ध के मैदान को बराबर कर दिया और अगर ईरान ने अपना रुख कड़वा दिया या कड़ा दिया तो फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के बेड़े भी सैन डियागो के F-35 की तरह तबाह और लाचार नजर आएंगे। अंधेरी नगरी चौपट राजा की एक कहानी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका के अपने ही लड़ाकू विमान बिना किसी दुश्मन के हमले की अपने ही एयरबेस पर गिर के खाक हो रहे हैं और दूसरी तरफ उसका राष्ट्रपति कैंप डेविड के आलीशान
कमरों में बैठकर दुनिया के नक्शे पर आग के गोले दागने की योजना बना रहा है। ये विरोधाभास अमेरिकी साम्राज्य के पतन की सबसे बड़ी दास्तान है, जो हकीकत से आंखें मूंद कर केवल अहंकार और बारूद के दम पर अपनी बादशाहत कायम रखने की नाकाम कोशिश की जाती है। अंत में यही सवाल उठता है कि आखिर क्या दुनिया इस वक्त स्वयंभू चौधरी को इस तरह तबाही का खेल खेलने दाग रही है? सैन डियागो में जलकर राख हुआ $109 मिलियन का F-35B जेट और ईरान के ऊर्जा ढांचे पर मंडराते अमेरिकी बम वर्षक, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू अमेरिका की अंदरूनी सड़न और तकनीकी लाचारी को दिखाता है, दूसरा पहलू उसकी बाहरी आक्रामकता को सनक को दिखाता है। अगर वॉशिंगटन ने समय रहते इस युद्ध पीसू सोच को नहीं बदला और अपने गिरते हुए सैन्य ढांचे को सुधारने की क्षमता में नहीं आया, ध्यान नहीं दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब उनकी पूरी महाशक्ति की इमारत इसी F-35 जेट की तरह ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगी और इतिहास सिर्फ और सिर्फ एक घमंडी और नाकाम साम्राज्य के रूप में याद रखेगा उन्हें। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।